हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और न्यू टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है सुकेत सत्याग्रह। पहले तो इस धूप से मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड में करती हूँ क्योंकि ये मेरे माथे पे ही लग रही है। थोड़ा सा इस तरफ आते हैं हम। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सुकेत सत्याग्रह में, सुकेत सत्याग्रह के बारे में कि सुकेत में ऐसा क्या हुआ था जो वहाँ पे सत्याग्रह हो गया, और सुकेत में ये सत्याग्रह क्यों हुआ, क्यों ये इतना ज़्यादा फेमस है, क्यों इसके लिए लिखा जाता है 7 days दैट शुक द हिमालयाज़ को हिला देने वाले वो 7 दिन, ऐसे 7 दिन जिन्होंने हिमालयस को हिला के रख दिया। तो ऐसी जो भी चीज़ें हमारे सुकेत के बारे में कही जाती है, ऐसा क्या हुआ था जो ये सब चीज़ें कही गई और इसने क्या योगदान दिया जो आज हमारे हिमाचल प्रदेश बना है उसमें। तो आज हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्यों सुकेत इतना ज़्यादा ज़रूरी था और क्यों आज तक इसे हमें पढ़ाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम इस चीज़ से कि उस टाइम इंडिया में क्या चल रहा था। उससे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि सुकेत है कहाँ पे। सुकेत जो है आज का जो सुंदरनगर वाला एरिया हमें देखने को मिलता है, माना जाता है कि वही उस टाइम का सुकेत हुआ करता था। और अगर हम आज के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सुकेत का जो सत्याग्रह है वो इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज जो हिमाचल प्रदेश बना है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था हमारा सुकेत का सत्याग्रह। तो आप समझ चुके होंगे कि सुकेत सत्याग्रह क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसके बारे में इतना ज़्यादा बोला जाता है। यही रीज़न है कि हमारी जो आज का हिमाचल प्रदेश है उसको बनने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो इंडिया है उस टाइम इंडिया में चल क्या रहा था, तभी हम जान पाएंगे कि सुकेत में ये सब चीज़ें क्यों हुई। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में उस टाइम क्या हो रहा था, जैसे हमें पता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट काम है कि 565 देसी रियासतों को आप जो है इंडिया के साथ मर्ज कर लो। हमारे जो वल्लभ भाई पटेल जी जो हमारे नेता हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई थी कि आप 565 देसी रियासतों को जो है इंडिया के साथ मर्ज कर दो। अब हमारे को देखने को मिलती है ये वाली स्थिति। इसके अलावा एक और स्थिति देखने को मिलती है, वो ये है कि कुछ जो रियासतें होती है वो होती है पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहती है, कुछ रियासतें इंडिया के साथ मर्ज होना चाहती है, पर कुछ रियासतें ऐसी भी है जो किसी के साथ मर्ज नहीं होना चाहती, कुछ जो है अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम एक और चीज़ बता सकते हैं, वो उस टाइम ये थी कि जिस टाइम की ये बात है उस टाइम हमारे यहाँ पे रियासतें हुआ करती थी, छोटी छोटी रियासतें, और वहाँ उसको रूल करते थे राजा या राणा। ठीक है, उस टाइम यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता था कि राज्य हो गए या फिर एक मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो दिखेगी रियासतें और वहाँ का राजा। ठीक है, तो उसी तरह से एक रियासत हुआ करती थी, उसका नाम हुआ करता था सुकेत, और उसका एक राजा हुआ करता था, उसका नाम हुआ करता था लक्ष्मण सिंह। सुकेत इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुकेत में हम अगर पास्ट से देखें तो यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। रुद्रसेन के टाइम, उग्रसेन के टाइम, इवन उसके बाद भी हमें देखने को मिलेगा कि सुकेत की जनता कभी भी राजा से खुश नहीं थी। राजा से उन्हें हमेशा ही उत्पीड़न देखने को मिला, कर बहुत ज़्यादा देखने को मिला, स्वतंत्रता कुछ मिली नहीं, अधिकार कुछ मिला नहीं, कोई उनके अंदर राइट्स नहीं थे, कुछ उनकी बातें को सुना नहीं जाता था, इवन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। तो सुकेत की अगर हम हिस्ट्री भी निकाल के पढ़ेंगे ना तो हमें ज़्यादातर यही चीज़ें देखने को मिलेगी कि सुकेत में कभी भी कोई अच्छा प्रशासन हमें शुरू से ही देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ की जनता पहले से ही राजा से बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। ठीक है, पर उस टाइम ऐसी कोई आदमी के अंदर ये नहीं थी कि हमें जो है खुद उठ के प्रशासन करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम के जो लोग होते थे वो क्या मानते थे, वो मानते थे कि जो राजा है वही ईश्वर है, राजा से ऊपर कुछ भी नहीं है, राजा ने जो बोल दिया वो तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी को फांसी के लिए फांसी लगाने को कह दे, चाहे वो किसी को जान से मारने को कह दे, चाहे वो किसी को अपने राज्य से बाहर निकालने को कहते, पर राजा के विरुद्ध कोई भी नहीं जाएगा। तो उस टाइम लोगों की एक मेंटेलिटी ये होती थी कि राजा ही सबसे ऊपर है, राजा से ऊपर कुछ भी नहीं। तो इसीलिए हमें बहुत पहले से ही, जब तक लोगों के अंदर धीरे धीरे करके ये अवधारणाएं नहीं आई कि हाँ जनता भी बहुत कुछ कर सकती है, तब तक लोग इसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे और इसी तरह से ज़िंदगी चली रहती थी उनकी। तो इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि लोग जो है राजा के खिलाफ नहीं लड़ते थे, राजा की जो भी चीज़ें होती थी, जो भी उनकी नियम होते थे या फिर जो भी वो चीज़ें बदलते थे उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा लड़ते थे, पर ऐसा नहीं चाहते थे कभी कि मैं ही उठ के कुछ कर लूँ। ऐसा उनके दिमाग में कभी कुछ आया नहीं था शुरुआत में। धीरे धीरे करके जब लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े तब उनके दिमाग में ये चीज़ें आई कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो धीरे धीरे करके ये हमें आंदोलन देखने को मिलेंगे जो कि राजा के खिलाफ होंगे, और राजा को जो है कहीं ना कहीं
ये लोग समझ जाएंगे कि राजा ही ईश्वर नहीं होता, राजा की इच्छा ही सब कुछ नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर राजा हमारे साथ कोई भी शोषण करता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे जो भी आंदोलन वगैरह होते चले गए इंडिया के लेवल पे, तब भी लोगों को पता लगने लग गया। और जैसे जैसे लोग पढ़ लिख कर आगे जो है जाते थे पढ़ने, फिर वापस आते थे, तो इस तरह से भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें समझने उनको आ गई थी। इस तरह की चीज़ें उनको समझ आ गई थी कि क्या सही है क्या गलत है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सुकेत में भी हमें इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। राजा लक्ष्मण सेन जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूर होता है, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर लगाता है, बेगार उनसे ली जाती है, बिना वेतन के उनसे मजदूरी कराई जाती है। और क्या होता है कि अगर हम इसको इजीली समझें तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आप अपने आप को समझ लो कि आप किसी जो है पुराने ज़माने में पैदा हो गए हो, और आप इसी जगह पे, मतलब आप सोच लो कि आप सुकेत में रहते हो और सुकेत का राजा है लक्ष्मण सेन। तो वो क्या करता है कि उसका क्या है, घास का सीज़न, और उसने क्या किया, उसने बोला कि आप जो है जितने भी मेरे रियासत में जो भी युवा है, नौजवान हैं, जो कि 21 वर्ष से ज़्यादा है, वो आ जाइए और मेरे खेतों में घास की कटाई करिए। उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ा खेत है, लगभग इतना बड़ा खेत है कि 1 महीना तो लग ही जाएगा कम से कम उसको जो है सारे घास वगैरह की कटाई करने में, ठीक है। तो वो आपको बुला लेते हैं, तो आपको भी जाना पड़ता है क्योंकि राजा ने ये आदेश दिया है। तो आप जाते हो वहाँ पे काम करते हो, सुबह के चल जाते हो आप 8 बजे, शाम को निकलते हो आप वहाँ से 7 बजे, और फिर आके घर में ही खाना खाते हो। फिर 1 महीने तक आपको वहाँ पे काम करना पड़ रहा है बिना मजदूरी के। आपको ना खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, आपको बस सुबह उठ के जाना पड़ता है, शाम को वो आपको छोड़ते हैं। तो इस तरह से आपको 1 महीना पूरा काम करना पड़ता है। तो इससे क्या नुकसान होगा आपको? इससे नुकसान होगा कि अगर आप एक अकेले व्यक्ति है जो कि घर में खाना वगैरह लाते हैं, तो आप वो चीज़ कैसे लाओगे? आप कमाओगे कैसे? आपका घर कैसे चलेगा? आपके बच्चे, आपकी पत्नी कैसे खाना खाएँगे? क्योंकि आप तो काम करने गए हो, आपको कोई मज़दूरी मिल नहीं रही, बस आपको वहाँ पे जाके काम ही करना है। तो कहीं न कहीं हमें देखने को मिलेगा कि जो भी आदमी गरीब होगा वो और ज़्यादा गरीबी में चल जाएगा, इवन उसके परिवार को और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारे को देखने को मिलता है। अगर हमारी बेकार वगैरह प्रथा हमें चली रही, तो लोग इस चीज़ को समझने भी लग गए थे उस टाइम पे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि बेगार प्रथा बहुत ज़्यादा चली आ रही थी। कर बहुत ज़्यादा लोगों पे लगाए जाते थे उस टाइम राजा के द्वारा। राजा इतना बड़े-बड़े कर लोगों पे लगा देता, और बेफ़ालतू के कर, ऐसे भी नहीं कि कुछ जो है बहुत बड़ी चीज़ जैसे टैक्सेस वगैरह, जैसे हम बात करें कोई दूसरी कंपनी यहाँ पे खुल रही है जैसे अभी लगाए जाते हैं, उस तरह के नहीं होते थे। वो होते थे कि अपनी जो है भूमि पर कर लगा दो, पशुओं पर कर लगा दो, मछली पालन वगैरह उस पे कर लगा दो। इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर लगा दिए जाते हैं, और जनता बहुत ज़्यादा दुखी होती है। जनता को कोई ऐसा अधिकार नहीं होता कि आप अपनी बातें रख सको, उनको कोई स्वतंत्रता नहीं होती उस टाइम अपने विचार व्यक्त करने की। तो इस तरह से जो है चीज़ें देखने को मिलती है हमें सुकेत में। तो इससे तो लोग परेशान हो गए ही, और लोग इससे राजा का विरोध तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि स्थिति इस तरह से हमें देखने को मिलती है सुकेत में। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न होता है सुकेत में सत्याग्रह होने का, वो होता है सुकेत में जो है सुकेत रियासती प्रजामंडल की स्थापना। हमने बहुत बार पढ़ा है कि प्रजामंडल की जो है स्थापना शुरू हो गई थी। प्रजामंडल के बारे में मैं आपको अगला टॉपिक करवाऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि प्रजामंडल क्या है, ये क्यों बने, और इसकी जो भी हमारा पर्सपेक्टिव है इसको हम अच्छे से समझेंगे। आज हम इतना ही जानते हैं कि जो ये प्रजामंडल है इसकी स्थापना भी जो हमारे सुकेत सत्याग्रह है उसके होने में एक बहुत बड़ा रीज़न अदा करती है। तो क्या होता है कि मेयर रतन सिंह के नेतृत्व में जो है सुकेत में एक सुकेत रियासती प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो जब भी प्रजामंडल की स्थापना होगी ना, तो लोगों के अंदर जागृति आएगी, लोग समझेंगे इस चीज़ को कि राजा का रूल, अगर राजा एक ऐसा काम करता है जो कि हमारे जो नागरिक हैं उनके अधिकारों के विरुद्ध है, उनकी स्वतंत्रता के विरुद्ध है, उनके विरुद्ध है, तो हमें मिलकर जो है बात करनी चाहिए राजा से। और राजा जो है उनके अंदर राजा जो है कोई ऐसा ईश्वरीय स्वरूप नहीं है, लोग समझने लग जाते हैं, लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना आ जाती है, राजनीतिक जागृति आ जाएगी जब भी प्रजामंडल की स्थापना होगी किसी भी रियासत में। तो जो हमारा सुकेत है उसमें भी प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है, सुकेत रियासती प्रजामंडल जिसका नाम था। और जैसे ही इसकी स्थापना हुई मियाँ रतन सिंह की अध्यक्षता में, तो क्या होगा, लोगों के अंदर जागृति आएगी, राजनीतिक जागृति उनके अंदर आ जाएगी, और कहीं ना कहीं वो भी बात करने लगेगी कि हमें हमारे राइट्स दो, हमारे अधिकार दो। तीसरा एक बहुत बड़ा रीज़न इसमें देखने को मिलता है अस्थायी सरकार का गठन, जैसे कि इसके बारे में मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगी, जिसमें कि मैं बताऊंगी कि क्या होता है ये अस्थायी सरकार, क्यों ये बनी थी, इसके पीछे क्या रीज़न था,
और इसको किसने बनाया था, तो इसके बारे में हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, इसलिए मैं इसको इसमें कवर नहीं कर सकती। इसमें आपको बस इतना जानना ज़रूरी है कि क्यों हुआ था सुकेत सत्याग्रह। तीसरा एक बहुत बड़ा रीज़न होता है अस्थायी सरकार का गठन। हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल जो है उसने जो है अस्थायी सरकार का गठन कर लिया, जिसके जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे शिवानंद रोमोल। अन्य जो सदस्य होते हैं पंडित पद्मदेव जिन्होंने कि सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया, मुकुल लाल और सदाराम चंदेल, इस तरह के इसके कुछ सदस्य होते हैं। और ये अस्थायी सरकार का प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो हमारा गठन होता है ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है सुकेत सत्याग्रह होने में, क्योंकि जैसे जैसे भी ये जिन जिन सरकारी दफ्तर पर कब्जा करेंगे, जहाँ जहाँ पर भी ये कब्जा करते जाएंगे सुकेत सत्याग्रह के बाद जो ये नहीं था सुकेत सत्याग्रह के दौरान, तो क्या होगा वहाँ पे ये अस्थायी सरकार का गठन करते चल जाएगा। अस्थायी सरकार आप समझ रहे हो ना, अस्थायी सरकार यानी कि एक ऐसी सरकार जो अस्थायी है। अगर ये सरकार बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको समझ आ चुका है कि अब हम खुद रूल कर सकते हैं और अब हम खुद शासन कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को समझो। अब बाकी मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था ये, तब आप इसको अच्छे से डिटेल में समझ पाओगे कि क्या है ये, क्यों हुआ था ये। ठीक है, अभी आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि अस्थायी सरकार का गठन भी जो हमारा सुकेत सत्याग्रह हुआ था उसके लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है।